दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले ही आपको प्रॉमिस किया था कि आपको ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में या ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिनको इतिहास के पन्नों में ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई थी, जिनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया था। आपको मालूम है कि हमारा इतिहास देश के आज़ाद होने के बाद में किन लोगों ने लिखा था या लिखवाया था। हमारा देश ऐसे ही नहीं आज़ाद हुआ था, उसके लिए कई क्रांतिकारियों का योगदान रहा था। उन्होंने अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित कर दिया था और कुछ ने तो जीवन का बलिदान ही दे दिया था, कुछ लोगों ने तो जीवन को काल कटोरियों में ही गुजार दिया था। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद इन सपूतों का योगदान हमारी स्वतंत्रता के लिए जो रहा है उसको हमारे से छुपाया गया है। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया संभाल। या गुदड़ियों में सोने की गुदड़ियों में जो क्या है सोते थे जवाहरलाल, और वही जवाहरलाल आज जेल में पड़े हैं। इन्हीं क्रांतिकारियों में एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम जयदेव कपूर था। वो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए काम किया करते थे। अपनी किशोरावस्था में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होने के इच्छुक थे। बाद में वो चंद्रशेखर आज़ाद से मिले और भगत सिंह के सहयोगी बन गए। जयदेव कपूर का जन्म 1908 में दिवाली की पूर्व संध्या पर हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता शालिग्राम कपूर आर्य समाज के सदस्य थे। जयदेव ने छोटे महाराज और ठाकुर राम सिंह के संरक्षण में कुश्ती सीखी। जब जयदेव कपूर का एडमिशन देवी कॉलेज में हो गया तो उन्हें लगा कि अब मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि जयदेव कपूर को बचपन से ही अंग्रेज़ों से नफरत थी। उसकी एक कहानी ये है कि जब जयदेव कपूर 8 साल के थे और अपने पिताजी के साथ खेतों से बैलगाड़ी में चढ़कर घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में सड़क पर दो घुड़सवार आए और उन्होंने बोला, हट जाओ कप्तान साहब आ रहे हैं। और ये कहते हुए घुड़सवारों ने दोनों बैलों के ऊपर कोड़े चला दिए, जिससे कि बैलों के पीठ पर पूरा निशान बन गया। जयदेव बहुत गुस्सा हुए, लेकिन उनके पिताजी ने जयदेव का मुंह बंद कर लिया और वो चिल्ला नहीं पाए। तब से उनके मन में इतनी इच्छा थी कि हमें अपने देश से अंग्रेज़ों को निकालना है। कानपुर के डीबी कॉलेज में जब वो शिक्षा ले रहे थे तभी वो शिव वर्मा के साथ रविंद्रनाथ सन्याल द्वारा गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि मैं शिव वर्मा भी हरदोई जिले से ही थे। एक बार की कहानी बताते हैं कि उनके पास एक संदेश आया कि कोई रंजीत नाम का आदमी पंजाब से उनके हॉस्टल में आने वाला है। दोनों को शक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई सीआईडी वाला उनके हॉस्टल में आ रहा हो, इसलिए उन्होंने अपने कमरे का पूरा सामान छुपा दिया, यहाँ तक कि गांधी का खर्चा चरखा भी कहीं और रख दिया था। जब वो रंजीत आए तो
उन दोनों ने डिसाइड किया था कि ये बोल देना कि अगर वो तुम्हारे को शिव वर्मा को मिलता है तो बोल देना कि यहाँ पर जयदेव नहीं है, और जयदेव को पहले मिलता है तो जयदेव बोल देगा कि शिव वर्मा नहीं है। खैर, जब रंजीत जी आए और वो फसल की मेस में खाना खा रहे थे तो शिव वर्मा ने जयदेव के प्लेट से घी लेकर के रंजीत के प्लेट में डाल दिया और फिर वो हंसने लगे। खाना का जब खत्म हुआ तो रंजीत ने शिव वर्मा के पीठ पर थपथपाया और बोला कि ये जयदेव है क्या? उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि हमको झूठ क्यों बोला था? बोला कि हमें नहीं विश्वास था कि आप कोई और हैं। और वो रंजीत जो है वो भगत सिंह थे। कुछ साल बाद 1925 से 27 में कानपुर से कपूर को बनारस में क्रांतिकारी नेटवर्क विकसित करने का काम सौंपा गया। अकॉर्डिंगली उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी के लिए एडमिशन लिया। भगत सिंह कई दिनों तक उनके साथ लिमड़ी हॉस्टल में रहे थे। जयदेव कपूर भारत में सक्रिय क्रांतिकारियों की प्रसिद्धि बैठक में भाग लेने लगे थे। 8-9 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला के खंडहर में आयोजित बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो प्रभार होंगे, एक प्रशासनिक और दूसरा मिलिट्री। कपूर इसके मिलिट्री डिपार्टमेंट के प्रभाग में थे। उन्हें आगरा में बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। कपूर ने व्यापार विवाद विधेयक और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में विधानसभा बम विस्फोट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने खुद को दिल्ली कॉलेज में पढ़ने वाला अर्थशास्त्र का छात्र घोषित किया और विधानसभा लाइब्रेरी का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त की। जल्दी ही उन्हें एक विजिलेंस ऑफिसर के साथ घुल मिल गए या जान पहचान हो गई, और जिसने उन्हें विधानसभा में आने के लिए एडमिशन कार्ड दे दिया। वो अपने साथियों को विधानसभा भवन के निरीक्षण के लिए ले जाया करते थे। भगत सिंह की प्रसिद्ध टोपी वाला फोटो विधानसभा बमबारी के कुछ दिन पहले ली गई थी। इसके लिए जयदेव कपूर ने दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित रामनाथ फोटोग्राफर के स्टूडियो से व्यवस्था की थी। जयदेव कपूर, शिव वर्मा और शिवराम राजगुरु ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन की हत्या करने की योजना बनाई थी। जब वो आईसीएस अधिकारियों द्वारा आयोजित एक रात्रिभोज और भोज पार्टी में शामिल होने के जा रहे थे, राजगुरु स्पॉटर थे। कपूर को इरविन की कार पर बम फेंकना था और वर्मा बैकअप में थे। अगर कपूर चूक गए होते तो वर्मा एक और बम फेंक देते। उस रात वायसराय ने 3 महिलाओं को कहीं छोड़ने के लिए अपनी कार भेजी। राजगुरु ने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने कई संकेत नहीं दिया। इसके बाद में अंधाधुंध हत्याओं से बचने के लिए सभी क्रांतिकारियों द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। मतलब उन्होंने बम नहीं फेंका क्योंकि लेडीज मर जाती ना, वायसराय तो थे नहीं उसके अंदर। विधानसभा विस्फोटों के बाद दिल्ली में माहौल गर्म होने के बाद जयदेव कपूर, वर्मा और गया प्रसाद कटियार और अन्य लोगों द्वारा बम कारखाने को सहारनपुर स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी योजना एक डिस्पेंसरी की आड़ में बम फैक्ट्री चलाने की थी। वर्मा और कपूर कंपाउंडर थे। किशोरीलाल, सुखदेव थापर आदि भी शामिल थे। धन की कमी और इन तीनों की गतिविधियों से जल्दी स्थानीय लोगों और पुलिस को इन पर संदेह होने लगा। जल्दी ही पुलिस उप अधीक्षक मथुरा दास जोशी ने इस कारखाने पर छापेमारी का आदेश दिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्हें लाहौर भेजा गया और कुख्यात लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। उन्हें काला पानी की सजा हुई। उन्होंने भगत सिंह और अन्य सहयोगियों से आखिरी बार मिलने की इच्छा जताई। भगत सिंह ने अपने नए जूते जयदेव कपूर को सौंपते हुए कहा कि पुलिस उन्हें वैसे भी ले जाएगी, कम से कम
कपूर इसका इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने उसे स्मृति चिन्ह के रूप में संरक्षित किया। कपूर को 16 साल बाद 1946 में रिहा किया गया है। 19 सितंबर 1994 को 86 वर्ष की उम्र में जयदेव कपूर साहब का निधन हो गया और वो हमें छोड़ करके चले गए। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि भगत सिंह इन लोगों से कितना प्यार करते थे। भगत सिंह ने भगत सिंह ने आखिरी बार जब जयदेव कपूर से मुलाकात की थी तो उन्होंने बोला था, जयदेव ने बोला था, सरदार, द एंड ऑफ योर लाइफ इज नियर। आई वॉन्ट टू नो वेदर यू रिग्रेट इट इन एनी वे। On hearing this question, Bhagat Singh laughed loudly and said, today, sitting in this cell behind iron bars, when I hear from crores of countrymen the cry of Inqilab, the cry of Inqilab, wait. '71, '72. Cry of Inqilab Zindabad, then I firmly believe that the slogan is the driving force of freedom struggle and will continue to attack the British rulers till the very end. Of what greater value can such a short life be? जब मीटिंग खत्म हुई, long separation had begun. Jaydev got the news of his beloved friend being hanged in Trichinopalli prison. The slogan of Inqilab Zindabad echoed in the loneliness of that jail. During the course of prison life too, Jaydev Kapoor displayed his bravery. बहुत बहादुर थे वो। British jailer of Rajmundari prison once slapped him while he was handcuffed. Turning his hand, he hit the jailer in such a way that his front tooth broke and he fell down on the ground. This is a separate issue for which he was caned 20 times. In those days, the punishment of caning was considered a very terrifying one. Jaydev Kapoor's naked body was tied to an iron clamp. The executioner then hurled the cane with all his might. With every blow, some of the skin would be stripped up. After the thrashing, his blood-stained body was freed from the iron clamp. The jailer said, now you will be taken to hospital. जयदेव कपूर साहब ने बोला, there is no need of that. हमें जरूरत नहीं है इस चीज की. Saying this laughingly, he hurriedly went into his prison. He was deported to Kalapani. There too he had the same carefree attitude. After spending a long span of 16 years in prison, he was set free. That freedom also proved to be temporary. After this, his visit to the prison continued. The word which Bhagat Singh had told Shiv Varma on suppression kept echoing in Jaydev ears. भगत सिंह ने बोला था, I will be released from our ordeal in a few days, but you people have to trudge a long way. I firmly believe that in spite of the heavy burden of responsibility in this long expedition, you will not get tired or discouraged, nor will you accept defeat and give up midway. ये वीडियो मैंने काफ़ी जगह से सर्च करके बनाया था। जो चीज़ें मुझे हिंदी में मिली मैंने वो हिंदी में बनाई पढ़ी, और जो
इंग्लिश में मिली, मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने में शब्दों का अर्थ बदल जाता है। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने जीवन में देश के प्रति प्रेम पैदा करो, देश के लिए कुछ करके गुजरने की क्षमता पैदा करो, जिससे कि करीब 1200 या 1300 साल की गुलामी से हम लोग निजात पा सकें और हमारा देश भी विकसित कंट्री के श्रेणी में आ जाए। यही आप लोगों से प्रार्थना है। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, दोस्तों यारों के साथ में सोशल मीडिया में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले अंक में किसी और ऐसी शख्सियत के साथ या किसी और विषय के साथ। धन्यवाद।